Smart and legal guidance. Download the application now. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? सभी लोग कैसे हो? बिल्कुल बताओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोगों को मैं ऑडिबल हूँ? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, वो अभी हमारे सिलेबस में आएगा? बिल्कुल आएगा। पुराने लॉज आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जीवन में कभी भी पुराने लॉ, ये पुराना सीआरपीसी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। जीवन में आपको हमेशा सीआरपीसी पे ध्यान देना है। 1973 जो हमारा है, इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना है और हमेशा आपकी लाइफ में ये काम आएगा। और भले ही नए कानून आ गए हैं, लेकिन अगर मैं इन द मीन टाइम बात करूं, सभी लोगों को यहाँ पे सीआरपीसी पढ़ना है और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अंकित तिवारी कह रहे हैं सर 25 तारीख से हमारा नया कानून आ चुका है। नहीं आया है भाई, अभी प्रेसिडेंट से एसेंट मिली है, अभी एनफोर्स होना बाकी है। ठीक है, अभी आप लोगों को अपना पुराना कानून ही पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, हमें अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर रखना है। गुड इवनिंग सपना, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। चलो अब हम मुद्दे की बात चालू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा जो सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके लिए 1973 हम क्यों लगाते हैं? इसको किसी के बारे में पता है? कोई अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा कि भाई हम जो है सीआरपीसी 1973 ही क्यों बोलते हैं? इससे पहले भी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर था क्या? या फिर देश के अंदर अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे काम करता था? 1973 से पहले कैसे काम करता था? आखिर क्या हुआ कि हमारे को अपने देश में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लाना पड़ा? ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में लाना पड़ा। इसके पीछे का रीजन ये था, हमारे देश के अंदर, अगर मैं आपको क्लियर रूप से बताऊं, हमारे देश में, एक सेकंड वेट करिएगा। हाँ, हमारे देश में पहले क्या हुआ करता था? सीआरपीसी 1973 से पहले हमारे देश में एक कानून लागू होता था जिसको बोलते हैं सीआरपीसी 1898। ठीक है, हमारे देश में पहले सीआरपीसी 1898 लागू होता था और ये नाम का कानून कोई था नहीं, कुछ भी इसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, पहले हमारे देश में 1898 कानून चलता था। इसके अंदर एक दिक्कत क्या थी कि भाई, इसके अंदर एक दिक्कत कर रखी थी, जितनी भी अपनी जुडिशियल बॉडीज थी, जितने भी जुडिशियल पावर्स थी और जितनी भी अपनी एग्जीक्यूटिव की पावर्स थी, इन सभी लोगों को एक ही जुट करके अपना पावर्स दे रखी थी कि मतलब जज जो है वही इन्वेस्टिगेशन करेगा, वही इंक्वायरी करेगा, वही ट्रायल चलाएगा। पुलिस जो है वही इंक्वायरी करेगी, वही अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, वही अपना ट्रायल चलाएगी। पहले के जमाने में हमारा ऐसा हुआ करता था। ठीक है, फिर इन्होंने बोला नहीं यार, ऐसे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो बायसनेस हो जाएगी। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक नया क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर होना चाहिए, पूरा का पूरा एक नया सिस्टम होना चाहिए। इसी वजह से फिर सीआरपीसी 1973 को बनाने की चालू हुई बात और अपना एट द एंड अपना ये लागू हो गया था। सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हमारे देश में लागू हो गया था। फिर जैसे ये देश में अपना लागू हुआ, तो इसके बाद एज पर आर्टिकल नंबर 50 के तहत सबसे पहला काम सीआरपीसी ने क्या करा? भाई, ये जो जुडिशियल पावर्स हैं और ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, इनको दो अलग अलग रास्ते अपनाओ। इसको एक ही जगह पे हम एकजुट करके रखेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। इसको दोनों को अलग अलग करो। तो आर्टिकल नंबर 50 की मदद से और सीआरपीसी 1973 की मदद से जुडिशियल पावर्स को अलग करा गया और अपना एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग दर्जा दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले अपना करा गया था। सबको यहां तक समझ में आ गया? इसको नाम दिया गया था अपना सेपरेशन ऑफ पावर्स। अभी बस मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना क्लैरिटी रहे कि भाई ये सीआरपीसी नाम की चीज है क्या। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आप अगर पढ़ोगे, उसमें भी सेम ये चीज बात आपको मेंशन करी हुई है। ये नाम, ये हम प्रोसीजर, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ी थी भाई? सबसे पहला काम तो ये करा गया था। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? सभी लोग मेरे को चैट बॉक्स में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद क्या रोल प्ले हुआ? इसके बाद दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ये पता ही होगी। हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये लागू कब हुआ था? तारीख बता दोगे? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू कब हुआ था? कोई मेरे को तारीख बता देगा? लागू करने की मैं बात कर रहा हूं रश्मि। लागू ये 25 जनवरी 1974। हमें ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। बताओ, जल्दी बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं 1 अप्रैल 1974 को हमारा जो ये सीआरपीसी है ये लागू हो गया था? और अभी हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको कब अपना एसेंट मिली है? 25 दिसंबर 2023। ये 2 तारीख आप लोग अपना साथ साथ याद करते चलिएगा। ठीक है जी,
ये 2 तारीखें आप लोग साथ साथ याद करते चलिएगा। हालांकि आपको नोट सारे के सारे प्रोवाइड होंगे, जो भी हमारे क्लास के अंदर जितनी भी चीजें डिस्कस होंगी सभी चीजों के आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड होंगे। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई यार मेरा जो है आज सर ने जो पढ़ाया मैं लिख नहीं पाया क्लास के अंदर वगैरह वगैरह। दूसरी बात, आप जो है रिकॉर्डेड क्लास जितनी मर्जी बार देख सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको प्रॉपरली प्रोवाइड होंगे, एक एक चीज के प्रोवाइड होंगे। जैसे हमारा एक मेजर टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपका मेंस का टेस्ट हुआ करेगा, याद रखना मेरी बात। मेंस का टेस्ट कैसे होगा, कैसे करना होगा, वो टाइम के हिसाब से मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, आपको मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि भाई जो जो मैं डेली क्लास में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, मैं क्लास खत्म हो जाने के बाद रात को सोने से पहले इसको एक बार रिवाइज जरूर करूंगी या करूंगा। इतना प्रॉमिस आप लोग अगर मुझे करोगे तो हमारा आगे की जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। हमारे को कोई हराने वाला नहीं होगा कि कोई भी हमसे पूछेगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, हम उसको बोलेंगे भाई हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है सीआरपीसी, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एम आई क्लियर? आप मेरे से इतना प्रॉमिस करते हो? अगर इतना प्रॉमिस करोगे तो हमारा आगे की जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। आपको सीआरपीसी नाम की जो चिड़िया का, जिस चिड़िया का नाम है आपको परेशानी होती है, बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सीआरपीसी की मदद से हमने जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करा, आर्टिकल नंबर 50 के मदद से भी और सीआरपीसी की मदद से भी सेपरेशन ऑफ पावर करी कि भाई तुम्हारी पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव तुम्हारी पावर अलग है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमसे कोई पूछेगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भाई सीआरपीसी 1898 के बारे में बताओ, हमने इतना सा बता देंगे, हमारा काम चल जाएगा। मेंस में भी अगर मेरे से कोई क्वेश्चन आएगा बस इतना से इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, पुराने सीआरपीसी के लिए, और इतना ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? चलो फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हमारे सीआरपीसी आ जाने के बाद भाई एक बहुत बड़ा एक और चेंज हुआ, यहां पे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स। भाई कोर्ट्स का जन्म हुआ एक तरह से, अगर मैं बोलूं कोर्ट्स को एक अपना अपनी इज्जत मिली, अपना अपना दर्जा मिला। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स का चैप्टर हमारा सीआरपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर मेंशन करा हुआ है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मेंशन करा हुआ है। इसके अंदर क्या मतलब बताया, एग्जीक्यूटिव भाई तुम्हारी पावर अलग है, तुम्हारे कोर्ट अलग है, तुम्हारा दर्जा अलग है, तुम्हारी पावर्स भी अलग है। जुडिशरी तुम्हारी पावर्स अलग है, तुम्हारे लिए दर्जा अलग है, ठीक है, और तुम्हारे कोर्ट्स अलग हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव से आप लोग क्या समझते हो, अगर कोई एग्जीक्यूटिव अधिकारी है तो उसे हम कौन सा दर्जा देंगे, किस तरह का दर्जा देंगे हम बताओ। अगर कोई एग्जीक्यूटिव के पद पे है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से ये चीज जानते होंगे। आईपीएस, आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहा हूं, आईपीएस तो अपना पुलिस की सर्विस में आ गया ना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो भी एग्जीक्यूटिव में तो आएगा, आपने सही बोला, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसको मैं बोल सकता हूं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ये बोल सकता हूं, ये सही रहेगा, ठीक है, ठीक है। इनका क्या काम होता है भाई, एक बात बताओ, मेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि एग्जीक्यूटिव नाम की चीज में भी डीएम होता है और जुडिशरी के अंदर भी हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, जुडिशरी में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। भाई मेरे को कंफ्यूजन आ रही है, अब मैं दोनों के क्या है, दोनों एक आईएएस ऑफिसर है, एक जज है, जज अपना जुडिशरी का पेपर क्लियर करके बना है, और आईएएस ऑफिसर अपना यूपीएससी के द्वारा अपना पेपर होता है वो क्लियर करके बना है। बट कंफ्यूजन है, ये इनका क्या काम होता है, डीएम का एसडीएम का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव वाले जो होते हैं, पहली बात इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क मतलब, तो आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा, अरे भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करने वाले हैं तो इनको सीआरपीसी में क्यों डाला यार, सीआरपीसी तो हमारा प्रोसीजर लॉ है, तो एग्जीक्यूटिव का सीआरपीसी से क्या मतलब। देखो बहुत बड़ा मतलब होता है, आपको अगर मैं क्लियर रूप से बताऊं, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति बी का मर्डर करना चाहता है, ठीक है, ये ए नाम का व्यक्ति है और ये ए नाम का व्यक्ति बी का मर्डर करना चाहता है। अब अगर पुलिस को पता लगेगा, अगर पुलिस को पता लगेगा कि भाई हेलो ऑफिसर, ए नाम का व्यक्ति ना बी का मर्डर करने वाला है, जल्दी आ जाओ उसको गिरफ्तार कर लो, तो ऐसे केस में पुलिस भागी भागी जाएगी और इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगी, हाँ या ना। अब आप लोग सोचोगे भाई ए नाम के व्यक्ति ने ना तो कोई अपराध करा, ठीक है, सुनील जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, सुनील जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति ने ना तो कोई अपराध करा ना तो कुछ करा, फिर इसको हम जो है अपना अरेस्ट क्यों कर लेंगे, यहां पे पुलिस के पास पावर्स है। सीआरपीसी ने पुलिस वालों को दर्जा दिया हुआ है कि भाई पुलिस, अगर तुम्हें जरा से भी टिप भी मिलती है ना कि कोई व्यक्ति अपना अपराध करने जा रहा है, सीधा उठा लो उसे, सीधा उसे उठा लो, सीधा उसे जो है अपना उठा लो, उठाने का मतलब अरेस्ट कर लो, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव पावर्स, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव पावर्स, बताऊंगा इसके बारे में भी, सेक्शन 151 से ये चालू हो जाती है, प्रिवेंटिव पावर्स। एम आई क्लियर?
प्रिवेंटिव पावर्स मतलब अपराध होने से रोकना। अपराध होने से रोकने का सारा काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का पावर, एग्जीक्यूटिव का काम है। समझ में आई मेरी बात? अपराध होने से रोकना कि भाई अपराध मत करो, इससे पहले अरेस्ट कर लो या ऑर्डर जारी कर दो, कोई भी 5 या 5 से ज्यादा लोग झुंड बना के खड़े होंगे, उनको उठा लो, उनको अरेस्ट कर लो। ये कौन ऑर्डर जारी करता है? ये डीएम ही तो ऑर्डर जारी करता है। बताओ हाँ है ना? सेक्शन नंबर 144 सीआरपीसी। कुछ दिमाग में आया? धारा 144 लग चुकी है, धारा 144। ये हम सुनते हैं ना, अपने मूवीज में भी सुनते हैं, न्यूज चैनल्स में भी सुनते हैं, इस इलाके में धारा 144 लग चुकी है भाई। क्या उसको जुडिशरी करेगी ये काम या एग्जीक्यूटिव काम करेंगे? ये एग्जीक्यूटिव का काम है। क्यों धारा 144 क्यों लगाई जा रही है? इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि भाई झुंड बना के खड़े होंगे तो अपराध हो जाने की आशंका है, और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? अपराध होने से रोकना कि मत करो अपराध, अपराध ना हो। ए नाम के व्यक्ति को भी तो अरेस्ट इसलिए कर लिया कि भाई अपराध करने जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है इसको मैंने क्या वर्ड दिया? मेंटेनेंस ऑफ, हाँ कोविड में बीमारी फैल रही है, ठीक है, कोविड में बीमारियां फैल रही है भाई, तो डीएम साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया, धारा 144 लगा दी और सबके पास में ऑर्डर जारी कर दिया, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, पुलिस के डायरेक्शंस का पालन करेगा। पुलिस वालों तुम्हारे पे पूरी अथॉरिटी है, कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता हो घूमता फिरा डंडे मार सकते हो तुम उसे, कोई केस नहीं होगा। ये सब किसकी पावर्स हैं? ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। यहां तक सबको कहानी समझ में आ गई? दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई? बहुत बढ़िया। अभी मैंने इनको क्या नाम दिया है? ये हमारा क्या होता है? प्रिवेंटिव इन नेचर होती है। प्रिवेंटिव मतलब भाई अपराध होने से रोकना, प्रिवेंट करना। अभी मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, बट नोट्स में आपको एक एक चीज मिल रही है, ठीक है? आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूं, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, पहले समझ लो। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो हमारे को चुटकियों में चीजें याद हो जाती है। बट मैंने आपको क्या बोला है? प्रॉमिस है आपका, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे जितना मैं पढ़ाऊंगा रात को सोने से पहले वो रिवाइज जरूर करना है प्लीज। बस इतना प्रॉमिस कर दो मेरे से। अगर कर लोगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, आपको सीआरपीसी कभी जीवन में मुश्किल नहीं लगेगी। आप खुद बोलोगे कि सर इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया था, आप जो लास्ट क्लास में आपने मुझे बताया था। ठीक है, अब आ जाओ जुडिशरी की बात। जुडिशरी में कौन कौन होते हैं? हमारे होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अपना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम साहब होते हैं, एमएम साहब होते हैं, ठीक है, और अपना चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और हमारे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं, ठीक है, सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होते हैं, हाँ है ना? ये सब होते हैं हमारे कोर्ट के अंदर। ये सारे मैजिस्ट्रेट लोग बैठते हैं, जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं, जजेस बैठते हैं। नहीं समझे मेरी बात? अच्छा, आप लोगों में से किन किन लोगों को क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आई थी? कोई मुझे बता सकता है? कोई बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है जिसको क्लास ज्वाइन करने में मुश्किल आई थी? एक बारी मेरे को जरा 2 मिनट चाहिए आप लोगों से। कोई बच्चा है हमारी क्लास में? किसी को क्लास ज्वाइन, जो फ्री क्लास वाले हैं ना, जिनको क्लास ज्वाइन करने में इश्यू तो नहीं हुआ था? कोई बच्चा है हमारी क्लास में ऐसा? इजीली हो गई थी क्लास ज्वाइन? मतलब जैसे ही आप बैच पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन आ रहा था ना कि वहीं पे ज्वाइन नाउ पे आप क्लास को इजीली ज्वाइन कर सकते हो, है ना? यही ऑप्शन आया था आप लोगों के पास में? हाँ, एक बच्चे का मैसेज आ रखा है कि सर क्लिक करने पे बाय नाउ का आ रहा है। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। ये लोग भाई दुखी लोग हैं यार, इन लोगों को मैं कैसे समझा? मैं चला चला के थक गया था कि भाई ऐप डाउनलोड पहले कर लो। ऐप एक बार ही डाउनलोड कर लोगे ना तो उससे आपको क्या ना ईजी हो जाएगा। गर्मी बहुत हो गई यार, मेरी लाइट्स चल रही है ना। अच्छा, लिंक का टाइम आउट तो नहीं होता यार? ऐसा तो कुछ नहीं होता, लिंक का टाइम आउट भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? आप सोच रहे हैं सर आपकी ऐप है और आपको यही नहीं पता? यार ऐप मैंने बनाई नहीं है ना, मैंने बनवाई है। बट कोई बात नहीं, लाइफ गोज ऑन। रिकॉर्डेड में मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लो। ये सेशन आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या काम होगा? जुडिशरी का क्या काम होगा बताओ? जुडिशरी का काम पिक्चर में कब आएगा भाई? जुडिशरी का पिक्चर में काम आएगा जब ये ए नाम का व्यक्ति ये बी को मर्डर कर देगा। जब ए नाम का व्यक्ति बी का मर्डर कर देगा, मर्डर कर देगा। अब इस केस में जुडिशरी का रोल आ जाएगा। जुडिशरी क्या सुनाएगी? इसको, ए नाम के व्यक्ति को सजा सुनाएगी। सजा सुनाने को हम क्या बोलते हैं? सजा सुनाने को हम क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। कि अब कोर्ट क्या पास करेगी? कन्विक्शन पास करेगी। ये शब्दों का खेल है बस। जो बच्चा, जो कैंडिडेट, जो लॉयर, जो एडवोकेट। किसने घंटी बजाई भाई? अच्छा हाँ, एक सेकंड में देख लेता हूं।
हाँ जी रेहान जी, कैसे हो? हाँ जी, रेहान तो अपना भजन सुन रहे हैं भाई। वेरी नाइस रेहान। चलो, हमें भी अच्छा लगा आपके भजन सुन के। चलो, मुद्दे पे आते हैं। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे अपना ये सारे लोगों का, ठीक है, ये सारे लोगों का अपना क्या था? ठीक है, हाँ, अभी प्लीज आप लोग अभी बाद में अभी मेरे को पहले पढ़ाने दो, उसके बाद मैं आपको बात करूंगा। अभी मैं आपका वो रेज हैंड का ऑप्शन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपका भी रेज हैंड का ऑप्शन ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ऑन कर दूंगा, ठीक है? आपके जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मेरे से ओरली भी पूछ सकते हो, ऑडियो की मदद से भी आप लोग मुझे अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अभी थोड़ी देर में रेज आ हैंड का मैंने फीचर बंद कर दिया है, कुछ देर में चालू कर दूंगा मैं, ठीक है? चलो, तो इनका काम क्या होता है? जैसे अपराध होगा फिर एग्जीक्यूटिव का काम खत्म, जुडिशरी का काम चालू। जुडिशरी का काम चालू मतलब अब यहां पे क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रोवाइड कराना। हर एक अपराध हो जाने के बाद जो विक्टिम होगा उसके उसके साथ में इंसाफ करना पड़ेगा, उसके साथ में इंसाफ करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है? दिमाग में कुछ क्लैरिटी आई? दिमाग में कुछ क्लैरिटी आई सीआरपीसी का मतलब क्या होता है और सीआरपीसी क्यों आया पिक्चर में? सीआरपीसी के आने के बाद कोर्ट्स का अपना क्लासिफिकेशन हुआ, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है, जुडिशरी का क्या मतलब है, ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं इनका क्या, इनका रोल कब आता है, और जो जुडिशरी वाले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं इनका रोल कब आता है, एग्जीक्यूटिव का क्या इंपॉर्टेंस रहती है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और जुडिशरी का क्या रोल आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब मुद्दे की बात आती है कि सर आपने ये सब तो बता दिया, ठीक है सर, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल लॉ? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल लॉ? कोई भी बच्चा बताना चाहेगा क्या है ये क्रिमिनल लॉ? हम जो पढ़ रहे हैं अपना क्रिमिनल लॉ के तीनों बिल आ गए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है, वगैरह वगैरह। एक बच्चे ने बोला अंकित तिवारी ने ऐसा जो सिविल नहीं है वो क्रिमिनल है। बहुत सही बात बोली है, बिल्कुल जेन्युइन बात बोली है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी भाषा में बोलूं कि समथिंग समथिंग, देखो ये सारी चीज आपको नोट्स में मिलेंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? ये सारी चीज आपको नोट्स में मिलेंगी। समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिश्ड बाय लॉ। क्या मैं बोल सकता हूं? कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा कार्य जो कानून के द्वारा प्रोहिबिट करा गया हो करने से, कानून के द्वारा पनिश करा गया हो करने से, उसको मैं बोल सकता हूं प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिश बाय लॉ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं बोलूंगा। अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग जवाब बताए। गौरव ने बताया क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, बिल्कुल बिल्कुल गौरव ने सही बताया। रश्मिता ने बिल्कुल सही बताया। अमित गुप्ता ने भी बिल्कुल अच्छा बताया, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से एक नंबर में बोलेगा कि भाई अच्छा बताइए यार क्रिमिनल लॉ क्या होता है, मैं उनको बताऊंगा भाई ऐसा कोई भी चीज जो हमारे को कानून के द्वारा प्रोहिबिट करा गया है करने से, पनिश करा गया है करने से, वो हमारा क्या होता है? क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ होता है। अब ये जो क्रिमिनल लॉ है या कोई भी कानून है, ये कहां पे अपना डिवाइड होता है? दो तरह से डिवाइड होता है। पहला आता है हमारा प्रोसीजर लॉ, दूसरा आता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ। हाँ, ये ना, दूसरा क्या आता है हमारा? सब्सटेंटिव लॉ। एक होता है प्रोसीजर लॉ, दूसरा होता है सब्सटेंटिव लॉ। बच्चा बच्चा जानता है सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? बताओ जरा क्या होता है सब्सटेंटिव लॉ? तुम्हें क्या चीज प्रोवाइड करा रहा है? क्या है सब्सटेंटिव लॉ? क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंटिव लॉ? क्या मैं बोल सकता हूं सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा कानून होता है जो प्रोवाइड कराता है? क्या प्रोवाइड कराता है? मेरे अधिकार क्या हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी ड्यूटीज क्या हैं, और मेरे साथ में कोई अपराध करेगा तो सामने वाले व्यक्ति की लाइबिलिटीज क्या क्या है, यानी कि मैं भी अगर कोई अपराध करूंगा मेरी लाइबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, यही प्रोवाइड कराता है। मेरे राइट्स क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरी लाइबिलिटीज क्या है, हाँ या ना? बिल्कुल भाई। अब ऐसा मेरी नजर में कोई कानून आ रहा है कि जो मेरे अधिकारों के बारे में भी बताता हूं, मेरे साथ कोई अपराध होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर अपराध करूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है, ये भी सारी चीजें मुझे बता रहा है। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं कैसे बता पाऊंगा? कोई मेरे को अपना दिमाग लगा, सीधी बात है यार, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एक्सेट्रा। ये सारे कानून मेरे को क्या बताते हैं? मेरे अधिकार क्या है, मेरी लाइबिलिटीज क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, बात ही खत्म। सब्सटेंटिव लॉ बस इतना सही होता है।
ठीक है, अब मान लेते हैं आईपीसी में लिखा हुआ है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो एक्यूज पर्सन को, ए नाम के व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी बताओ जरा 302 के तहत कितनी सजा मिलेगी? या तो डेथ की मिलेगी या लाइफ इंप्रिजमेंट की मिलेगी, बात ही खत्म। आप लोग जो लोग आईपीसी वाले बच्चे हैं उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, याद रखना, और अभी रहेगी भी, याद रखना मेरी बात। तुम लोगों को सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, डेथ और लाइफ इंप्रिजमेंट दोनों मिलती है, डेथ नहीं मिलती केवल। चलो अब यार ये डेथ दिलाने का काम कौन दिलाएगा मुझे? मैं अपने मन से बना लूंगा? अरे जज साहब आपको पता है आईपीसी के 302 में लिखा हुआ है कि मेरे साथी जो था ना उसका मर्डर कर दिया है, आप उसको 302 के तहत उसको पनिशमेंट दे दो। जज साहब कहेंगे ठीक है बेटा आपने बिल्कुल ठीक बोला, चलो मैं ऑर्डर देता हूं एक्यूज पर्सन को जेल में डाला जाए, एक्यूज पर्सन को फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसे होगा क्या काम? बताओ जरा, ऐसे होगा क्या? या कोई एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर बना रखा होगा? पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस रिपोर्ट आएगी, कॉग्निजेंस लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करेंगे, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद चार्ज फ्रेम करेंगे, चार्ज फ्रेम करने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब अपना एविडेंस लेंगे दोनों पार्टीज के, पहले एक पार्टी के, फिर ऑब्जेक्शन होगा, फिर दूसरी पार्टी के, फिर ऑब्जेक्शन होगा, फिर आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट हो जाने के बाद फिर इसके बाद जजमेंट अपना प्रोनाउंस करेंगे जज साहब, खत्म बात। तो ये पूरा प्रोसीजर है ना, सीधा आंख बंद करके थोड़ी ना सारा काम हो जाएगा। तो अगर मैं बात बोलूं प्रोसीजर लॉ हमारा क्या होता है? प्रोसीजर लॉ एक वो कानून होता है, प्रोसीजर लॉ एक वो कानून होता है, वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, सेट बना रखे हैं भाई, प्रोसीजर्स के सेट। बेल लेनी है भैया उसका अलग प्रोसीजर है, एफआईआर दर्ज करनी है उसका अलग प्रोसीजर है, अरेस्ट करना है उसका अलग प्रोसीजर है। ठीक है, ये सारी चीजों के अपने सेट बना रखे हैं भैया, अलग अलग सेट है। जो भी आपका डिफॉल्ट बेल लेनी है भाई उसका अलग सेट है, एंटीसिपेटरी बेल का अलग है, नॉर्मल बेल का अलग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने अपना अपना दिमाग सही बताया है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सेट ऑफ प्रोसीजर लॉ हमारे को सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताता है, अलग अलग हमारे को सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताता है। ठीक है, जो जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप सीधी बोलो ना एनफोर्स करते हैं। किस चीज को एनफोर्स करते हैं? हमारे सारे के सारे सब्सटेंटिव लॉज को। क्या आपके साथ चोरी हुई है? चोरी के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सबसे पहले अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए, अपनी ड्यूटीज को एनफोर्स कराने के लिए सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाना पड़ेगा। ये लिखा कहां है? ये हमारा प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ के अपने राइट को एनफोर्स कराने के लिए आपको प्रोसीजर की मदद लेनी पड़ेगी, और प्रोसीजर में सेट ऑफ प्रोसीजर्स बता रखे हैं जिससे कि आपके सब्सटेंटिव लॉज जो हैं वो एनफोर्स हो सके, वो हो सके। कितनी बात क्लियर हो गई? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? अगर मैं सीधे शब्दों की तरह बात बोलूं, प्रोसीजर लॉ हमारा क्या बताता है भाई? रूल्स बताता है, रेगुलेशंस बताता है, प्रोसीजर्स बताता है, कैसे ऑफेंस हुआ, किसने ऑफेंस किया, क्यों ऑफेंस किया, ये सारा प्रोसीजर हमारे को कौन बताता है? प्रोसीजर लॉ बताता है, प्रोसीजर लॉ बताता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो हमारा जो सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी हमारा डायरेक्टली, मैं देखो नोट से दिखा देता हूं आपको, ये थोड़ी सी थ्योरी का पार्ट है, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं। नोट्स से देखने से ना आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। नोट्स देख लो ना सीधे सीधे भाई, सीधा सीधा नोट्स देख लो। देखो मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या होता है, एनफोर्समेंट डेट क्या है, और हमारा जो नया भारतीय न्याय संहिता जो आया है उसका क्रिमिनल लॉ का नाम क्या है भाई? शिवानी भंडारी जी, मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे 7:15 इस टाइम तक हमारी खत्म हो जाती है क्लास। ठीक है, फिर मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी सीआरपीसी की भाई, आर्टिकल में 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स में आपको बताया, सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है वो बताया, प्रोसीजर लॉ जो मैं आपको बता रहा था ये आपको हमने यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करा हुआ है। हर एक चीज के आपको नोट्स मिलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर एक चीज के, उसकी टेंशन मेरी है। ठीक है, प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है एनफोर्स कराने के लिए सब्सटेंटिव लॉज को। अगर सीधे शब्दों में बात करें भाई, प्रोसीजर लॉ हमारे को रूल्स बताता है, रेगुलेशन बताता है, प्रोसीजर बताता है, कैसे अपराध हुआ, किसने करा, क्यों करा, वगैरह वगैरह। सीआरपीसी जो है हमारा एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, सीआरपीसी एक हमारा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है जिसने सारी कहानी बता रखी है, एक एक चीज की कहानी बता रखी है, डायरेक्टली तरीके से उसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का काम कैसे होगा सब बताया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सीआरपीसी जो है हमारा डील करता है क्या? कोर्ट से, प्रोसिक्यूशन से, पुलिस से, एक्यूज से, विक्टिम से। ठीक है, सीआरपीसी जो है हमारा डील करता है किस किस चीजों से? कोर्ट से, प्रोसिक्यूशन से, पुलिस से, एक्यूज से, विक्टिम से। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई ना? बस बहुत बढ़िया फिर तो। और हमारा जो सीआरपीसी के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन का पोर्शन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बीइंग एन एडवोकेट वगैरह वगैरह। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आ गया तो समझ लो पूरी कानून की प्रक्रिया आ गई। जैसे एफआईआर का टॉपिक हमारा 154 से होता है सीआरपीसी के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, मैं बीएनएसएस बोलूंगा, ठीक है। बीएनएसएस के अंदर हमारा 173 से होता है सीआरपीसी ये एफआईआर का टॉपिक, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए धीरे धीरे हम बीएनएसएस को भी लेते हुए चलेंगे, बट बीएनएसएस को भी इतना ज्यादा आपको ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार यही बात बोलूंगा, ठीक है। बीएनएसएस को आपको दिमाग में अभी अपना दिमाग में एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। सीआरपीसी अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा, बढ़िया से काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ना कंफ्यूजन आती है। कोई भी लॉ है, हमारा लॉ ये सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर लॉ है, इसको कैसे पहचाने? अगर मान लेते कोई कानून के अंदर सब्सटेंटिव बात भी बता रखी है, प्रोसीजर बात भी बता रखी है, तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अब मैं कैसे पहचानूं ये मेरा कानून सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर लॉ है? बताओ। दिमाग में कंफ्यूजन ये आती है कि ये मेरा लॉ जो है सब्सटेंटिव है या प्रोसीजर लॉ है, ये कैसे पहचानूंगा? सीधी सी बात, इसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, मेजर पोर्शन क्या दे रखा है। मेजर पोर्शन हमारा सब्सटेंटिव नेचर का है, सब्सटेंटिव चीजों के बारे में बता रहा है या प्रोसीजर चीजों के बारे में बता रहा है। अगर वो प्रोसीजर चीजों के बारे में बता रहा है, आंखें बंद करके हमारा क्या है लॉ, वो जो कानून है वो प्रोसीजर लॉ है। मेजर पोर्शन अगर हमारा कानून सब्सटेंटिव चीजों के बारे में बता रहा है, आंखें बंद करके मुझसे क्या बोलेंगे, ये हमारा कानून क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब बताओ हमारा सीआरपीसी मेजर पोर्शन किस बारे में बात करता है? हमारा सीआरपीसी मेजरली किस बारे में बात करता है? प्रोसीजर के बारे में, सब्सटेंटिव के बारे में? भाई सब्सटेंटिव तो एक आधी चीज होगी तो होगी, वो आपको मैं बताऊंगा आधे जब हमारा टाइम रहेगा, ठीक है। तो मेजर पोर्शन हमारा जो सीआरपीसी है वो क्या बताता है? एक सेकंड, मेजर पोर्शन प्रोसीजर के बारे में बताता है, इसलिए हम सीआरपीसी को अपना प्रोसीजर लॉ बोलते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट और है जो एग्जाम में आपको पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, प्रोसीजर लॉ को हम क्या बोलते हैं अलग नाम से? ये लिख लो अपनी कॉपी में, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, एडजेक्टिव लॉ, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लॉ का मतलब होता है प्रोसीजर लॉ, और कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। और हमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। प्रोसीजर लॉ इज इक्वल टू एडजेक्टिव लॉ, बात खत्म हो जाती है, ठीक है जी। चलिए ये भी बात समझ में आ जाती है सबको। ब्रीफ इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, समझ में आ गया? चलो जी, हमारा इंट्रोडक्शन एक मोटा मोटा हमारा खत्म हो चुका है। अब आती है मुद्दे की बात। अब आप लोगों को सीआरपीसी का रियलिटी मैं देने चलूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू रेडी? ये मोटी मोटी बातें इंट्रोडक्शन की, बस इतना इंट्रोडक्शन अगर आपको याद है ना, मेंस के लिए बहुत काफी है। ये मेंस के लिए इतना काफी है भाई। कोई भी क्वेश्चन आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द सीआरपीसी के रिगार्डिंग, इतना सफिशिएंट है, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अलग अलग टीचर अलग अलग कहानियां बताते रहेंगे, अरे भाई वो एग्जाम में आनी नहीं तो हम पढ़ के करेंगे क्या? जो एग्जाम में आने वाली चीजें सीधा उस पर दिमाग लगाएंगे हम, हाँ है ना, पथेरी चीजें वरना तो इतना पोर्शन बस याद करना है, मैं बहुत बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। चलो अब मुद्दे की बात आ जाती है। एक एग्जांपल के रूप से आपको मैं समझाऊंगा। चोरी का एग्जांपल है, गाड़ी की चोरी हुई है, गाड़ी की चोरी हुई है, इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ था, एक पर्सन था ए, ये अपना मॉल वगैरह में गया, ग्रोसरी शॉप में गया सामान खरीदने के लिए, अपनी गाड़ी बाइक पे गया था, ये अपनी बाइक पे गया था। बाइक इसने बाहर खड़ी करी, ताला लगाया और अंदर दुकान में चला गया सामान खरीदने के लिए। जैसे ही ये सामान खरीद के बाहर आता है, मॉल से बाहर निकलता है, स्टोर से बाहर निकलता है, ये देखता है भाई मेरी जो बाइक थी, ब्लैक पल्सर जिसपे नंबर था HR2612, वो भाई मिसिंग है। मैं देख रहा हूं यार हर जगह मेरी बाइक है ही नहीं यार, मैं पता नहीं कहां गई। मैंने को याद है कंफर्म मैंने अपनी बाइक यहीं पे खड़ी करी थी, बट वो मिसिंग है। इसने अपने आसपास के लोगों से इंक्वायरी करी, सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भैया आपने मेरी बाइक देखी, कहां पे गई है? सिक्योरिटी गार्ड कह रहा भाई मुझे तो पता नहीं यार, मैं तो यहाँ पे अभी आया हूं, वगैरह वगैरह। इसने हॉकर्स मतलब जो आसपास लोग खड़े हुए थे उनसे भी बातचीत करी कि भैया आपने देखी है मेरी बाइक कहां पे है, काले रंग की थी, पल्सर बाइक थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। सब लोगों ने कहा नहीं नहीं भाई हमने तो देखी नहीं, भाई तेरी बाइक कहां पे है? अब इसके पास कोई क्लू नहीं मिला, मेरी बाइक एक्चुअल में पुलिस वाले उठा के ले गए हैं या कुछ चोरी करके मतलब कहां कौन लेके गया है। इसके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया है, भाई मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, मेरी बाइक चोरी हो चुकी है। अब यहाँ पे अपराध कौन सा हुआ है? एज पर आईपीसी सेक्शन नंबर 378, थेफ्ट, हाँ है ना, सेक्शन नंबर 378 के तहत चोरी हो गई है भाई, चोरी का अपराध हो गया है, ठीक है, चोरी का अपराध हो गया है। अब यहां से हमारा क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर शुरू होता है, यहां से अब पिक्चर चालू होगी क्रिमिनल लॉ की।
सारा का सारा कहानी अब यहां से शुरू होती है। ये आपको छोटा सा ना चार्ट दिख रहा होगा, ये छोटा सा चार्ट नहीं है, ये अपने आप में बॉम्ब ब्लास्ट है, ये अपने आप में बॉम्ब ब्लास्ट है भाई, याद रखना। ये आप अपनी कॉपीज में अच्छे से बना लेना। मैंने क्या है ना, मैंने तो अपने स्टाइल से बनाया था भाई, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे दिमाग लगाते चलो, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, चोरी का अपराध हुआ है भाई, हाँ है ना, तब यहां से क्या होगी, इंस्टीट्यूशन होगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की। समझ में आ गई बात। अपनी कॉपीज में आप लोगों को बनाना हो ना अच्छा सुंदर सुंदर सा, वैसा बना लेना। मैं तो भाई एज अ टीचर के रूप में आपको बताया था कि बच्चों के लिए एक ही चार्ट में सारी कहानी समझ में आ जाए, सारी पिक्चर एक ही कहानी में एक छोटे से चार्ट में क्लियर हो जाए। बच्चों के हाथ में पूरा सीआरपीसी, पूरा तो नहीं बोलेंगे, 4-5 चार्ट बनेंगे अभी, 4-5 चार्ट मैंने बना के रखे हुए हैं। 4-5 चार्ट में पूरा सीआरपीसी आपके हाथों में आ जाएगा। जैसे आप मान लेते परसों आपका प्रीलिम्स का पेपर है, परसों आपका प्रीलिम्स का पेपर है, इस चार्ट को रिवाइज कर लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। नहीं समझे मेरी बात। ये आपको अपना चैट बॉक्स, ये अपना फ्री में सबको नोट्स में अवेलेबल है, टेंशन मत लेना ये। ठीक है, फ्री में सभी लोगों को ये चीज अवेलेबल है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। क्या हुआ था, अब सबसे पहले ए नाम का व्यक्ति की बाइक चोरी हुई थी ना, ए नाम का व्यक्ति था, इसकी बाइक चोरी होगी, ये कहां जाएगा, पुलिस के पास और कोर्ट के पास भी जा सकता है। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि दो लोगों का रोल होता है, एक तो पुलिस का और एक कोर्ट का। जैसे ही हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होती है, ए नाम के व्यक्ति दो जगह पे मदद लेने जाएगा, या तो पुलिस के पास या तो कोर्ट के पास। अभी मैं कोर्ट का बात अभी नहीं कर रहा हूं, कोर्ट की बात हम आगे करेंगे। पहले हम जब से ज्यादा जोर देंगे पुलिस के ऊपर, हम पुलिस के ऊपर रोल प्ले करेंगे। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस करेगी एफआईआर दर्ज करेगी भाई साहब। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। ठीक है, फिर पुलिस क्या करेगी भाई, एफआईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस इसके बाद क्या करेगी, अब आप बताओ, छानबीन करना शुरू कर देगी, जिसको हम बोलते हैं सीधे शब्दों में इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगी। तो इससे हमें एक बात क्लियर हुई कि जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं, क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूं, कुछ हद तक मैं ये बात सही बोल रहा हूं, कुछ हद तक मैं ये बात सही बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आगे चल के मैं ये केस पढ़ाऊंगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हमारा केस है। इसके अंदर गाइडलाइंस इशू करी गई थी कि भाई सुनो, अगर तुम्हें एफआईआर दर्ज, पुलिस वालों अगर तुम्हें एफआईआर दर्ज नहीं भी करनी, अगर करनी है और तुम्हें लगता है कि भाई एफआईआर दर्ज कर ली तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, लंबा झंझट होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, तो ललिता कुमारी के केस में बोला था कि भाई देखो पुलिस वालों तुम ऐसा करो, एफआईआर दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि अपराध हुआ भी है या नहीं भी हुआ। कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराने तो नहीं आया है, क्योंकि अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो एकदम ऐसे फाड़ के नहीं फेंक सकते। ऐसा नहीं है आज कागज पे एफआईआर लिख दी रजिस्टर पे और कल को फाड़ के फेंक दो, भैया एफआईआर नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। नो, इट इज इलीगल, इट इज इलीगल। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो प्रॉपर केस चलेगा ही चलेगा, भले ही वो झूठा एफआईआर का क्यों ना हो। ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, झूठा है सच्चा है ये है वो है। एम आई क्लियर। तो अभी मैं इतना डीप में नहीं जाता हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीआरपीसी कभी जीवन में पढ़ा भी नहीं होगा। कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पहली पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं सीआरपीसी, मतलब आफ्टर एलएलबी आपने कभी नहीं पढ़ा, कितने लोग हैं ऐसे, मेरे को यस बोल के बताओ। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो नो लिख के बताओ, नो, NO, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर चलूंगा ना। जो लोग पहले सीआरपीसी पढ़ चुके हैं वो यस बोल के बताएं। जो लोगों ने पहले सीआरपीसी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सॉरी, जो पहली बार अपना सीआरपीसी पढ़ रहे हैं वो यस बोल के बताएं। जो पहले पढ़ चुके हैं वो नो बोल के बताएं। अच्छा, नो वाले भी हैं बच्चे, यस वाले भी बच्चे हैं, ठीक है। जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं वो यस लिखें, जो पुराने और जिन्होंने पहले पढ़ा है वो नो लिखे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको, ठीक है। एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस वालों को एक टिप मिली, एक डब्ल्यू नाम का व्यक्ति है, शायद इसने बाइक चुराई होगी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो पुलिस वालों को एक टिप मिली, एक डब्ल्यू नाम का व्यक्ति है भाई, इसने बाइक चुराई होगी। ठीक है, अब पुलिस क्या करेगी, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस करेगी अब सर्च करना शुरू करेगी। कहां है डब्ल्यू, कहां है, कहां पर है डब्ल्यू। उसके अड्डे पे जाएगी, डब्ल्यू के अड्डे पे जाएगी, डब्ल्यू के घर पे जाएगी, डब्ल्यू के ऑफिस में जाएगी, डब्ल्यू जहां पे रोज बैठता है वहां जाएगी, सर्च करने के लिए जाएगी। पुलिस वालों को, पुलिस वाले जो है डब्ल्यू को सर्च करने के लिए जाएंगे। हाँ जी भाई जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत, दो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मान लेते डब्ल्यू अगर मिल गया,
डब्ल्यू अगर मिल गया, पुलिस क्या कर लेगी? इसे अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, पुलिस जेस को अरेस्ट कर लेगी। हाँ जी भाई, अरेस्ट कर लेगी। इसके बाद अरेस्ट करने के बाद मान लेते हैं कि पुलिस वालों ने मैजिस्ट्रेट का आगे डब्ल्यू को पेश ही नहीं करा, या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते करते भैया 100 दिन बीत गए, 150 दिन बीत गए, 200 दिन बीत गए, ये डब्ल्यू बेचारा बेवजह जेल में पड़ा हुआ है, इसको कोई पूछ नहीं रहा, ताश नहीं रहा, इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। क्या ऐसा चलेगा क्या यार, कि आपने इसको जेल में बंद करा हुआ है और आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने को ही नहीं राजी हो रही, आपकी पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में जमा ही नहीं हो रही। पुलिस वालों यार, ये तुम ऐसे थोड़ी ना अत्याचार करोगे। तो डब्ल्यू के साथ अत्याचार हो रहा है ये तो अब डब्ल्यू नाम का व्यक्ति भागा भागा जाएगा बेल लेने के लिए कि साहब आप अपने पुलिस वालों को बताओ, पुलिस वालों को धमकाओ जरा, ये काम ढंग से करें। इन पागलपंतियों के चक्कर में, इनके हरकतों के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन इनकी लंबी चल रही है, मैं क्यों भुगतूं भाई, मैं क्यों भुगतूं? मुझे तो दो बेल, मुझे तो डिफॉल्ट बेल दो। तो ऐसे केस में जब वो अरेस्ट होगा, इसके बाद बेल का भी अधिकार होगा, बिल्कुल अधिकार होगा, बिल्कुल अधिकार होगा। ठीक है, हालांकि ऑफेंसेस ना और भी होते हैं जहां पे बेल मिल सकती है, हाथों हाथ मिल जाएगी, अरेस्ट करने के उसी टाइम बेल मिल जाएगी। कब होती है? वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं ना, ठीक है, और एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डेप्थ में। ठीक है, बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वहां पे जो है अपनी बेल हाथों हाथ मिल जाती है। अगर आपके पास पैसा है ना, ठीक है, आपके पास पैसा है, पैसा खिलाने वाला नहीं, कहीं सोचो रिश्वत देने वाला नहीं, नॉर्मल पैसा, बेल बॉन्ड भरते हैं इसमें, इसको बोलते हैं बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड भरो, हाथों हाथ बेल ले जाओ, ये केवल केवल बेलेबल ऑफेंसेस में होता है। बाकी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको कोर्ट के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े रहना है, जज साहब प्लीज बेल दे दो मुझे, प्लीज, मैं आगे से नहीं करूंगा। जब आपके ऊपर रहम खा के कोर्ट को अगर लगता है बेल दी जानी चाहिए, तब जाके बेल दी जाएगी, तब भी बेल बॉन्ड यहाँ पे भी भरवा जाएंगे भाई, यहाँ पे भी भरवा जाएंगे, श्योरिटी भी आएगा कि अगर तुम भाग गए तो तुम्हारे अलावा किसकी गर्दन पकड़ेंगे हम, किसी और व्यक्ति को श्योरिटी बना के लेके आओ। तुम भाग गए तो फिर, समझ गए मेरी बात? ये सब कहानी होती है हमारी, ये तो नॉर्मल सी कहानी है। मुद्दे पे आते हैं, तो ये वाला क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही अरेस्ट करती है पुलिस, जैसे डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब भाई डब्ल्यू के अगर मान लेते जेब में बंदूक हुई, चाकू हुआ, कौन जिम्मेदार उसका होगा? आप होंगे कोई? अगर वो अपने आप को मार ले फिर, या पुलिस वाले को मारने लग जाए फिर? तो इसी वजह से कि पुलिस जो इसको अरेस्ट करके लेके जा रही है, ठीक है, पुलिस वाले इसको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, बीच में उसने क्या करा, अपनी जेब से चाकू निकाला, उसने चाकू निकाला और मार दिया पुलिस वाले को। यार ये तो बहुत गलत बात होगी यार, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। तो इससे बेहतर क्या है, इसको पहले सर्च कर लो, इसकी जेब में कुछ मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ है, कुछ हथियार तो नहीं पड़े हुए हैं, तो पुलिस वाले इसको सर्च कर लेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, इसका भी अपना सेक्शन है, कल की स्लाइड्स में मैं आपको सारे के सारे ये एक बार जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सब चीजें, इसका सेक्शन वाइज बताऊंगा। ठीक है, सेक्शन वाइज बताऊंगा, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। फिर इसके बाद पुलिस ने जो भी सर्च करने के बाद जो सामान मिलेगा वो सीज करेगी फ्रॉम द अक्यूज्ड, हार्मफुल चीजें जैसे गन हो गई, नाइफ हो गई, सारी चीजें सीज करेगी पुलिस वाले। ठीक है, चलो, अब पुलिस वाले ने सब काम कर लिया अपना, अरेस्ट भी कर लिया भाई, सबको ढूंढ भी लिया, सब कुछ कर लिया, यानी कि सबसे अब मैं ये बोल सकता हूं पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस वालों की अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। क्या मैं बात बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक बारी पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, अब होता है कोर्ट का रोल प्ले होता है, अब आएगा कोर्ट पिक्चर में। ठीक है, ये कोर्ट का भी बाद में बात करेंगे। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पास जाएगी अपनी पुलिस रिपोर्ट, पुलिस वाले अपनी क्या रिपोर्ट भेजेंगे, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, जैसा साहब हमारे पास एफआईआर दर्ज हुई थी, एक ए नाम के व्यक्ति की बाइक चोरी हुई थी, HR26 नाम की बाइक थी, ब्लैक कलर की पल्सर थी, हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को सस्पेक्ट बनाया, हमने उसको अरेस्ट करा, हमने उसको उसके सर्च भी करी, उसके पास से हमें बाइक बरामद हुई है और चाकू बरामद हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पे बरामद हुई है। हाँ, जैसे रंजीत ने बोला था, एक शब्द यूज इस्तेमाल करा, पुलिस वालों की जो पुलिस रिपोर्ट होती है ना, इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। पुलिस रिपोर्ट बोल लो, चार्जशीट बोल लो, चलान बोल लो, हर जगह पंजाब वगैरह हरियाणा साइड में चलान वर्ड यूज में होता है, दिल्ली वगैरह में पुलिस रिपोर्ट भी होता है, चार्जशीट भी इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल लो, सबका मतलब सेम होता है। ठीक है, फिर पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं, तो सब कुछ बताते हैं कि जैसे साहब हमारे पे तो चोरी का तो हमारे पे एफआईआर दर्ज हुई थी, हमें पता लगा ये डब्ल्यू ने ना और भी लोगों को जान से मार दिया है। ठीक है, पुलिस वाले ने, पुलिस डायरी नहीं बोलते अंकित भाई, पुलिस डायरी एक डिफरेंट थिंग, पुलिस डायरी हमारी 172 के अंदर मेंशन है। ठीक है, और पुलिस रिपोर्ट हमारा 173 क्लॉज 2 में मेंशन है। ठीक है भाई अंकित जी, इसके बारे में मैं बताऊंगा, पुलिस डायरी मत बोलना इसे, पुलिस डायरी अलग चीज होती है। सबको क्लियर हो गया यहां तक? चलो जी, अब फिर कोर्ट के पास आएगी, कोर्ट कहेगी अच्छा लाओ 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 अपना जो है आप पुलिस रिपोर्ट लाओ। पुलिस रिपोर्ट अपना जब कोर्ट के पास जाती है तो कोर्ट क्या करते हैं, अपना
जैसे ही कोर्ट के पास अपना पुलिस रिपोर्ट जाएगी तो आप ये समझ लीजिए प्रोसीडिंग्स जो है अब शुरू हो चुकी है, प्रोसीडिंग्स जो है अब शुरू हो चुकी है। समझ में आ गई मेरी बात? जब मैजिस्ट्रेट साहब अपना कॉग्निजेंस लेने की स्टेज पे आ जाते हैं तो अब ये मान के चलिएगा क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है। अब क्रिमिनल लॉ की प्रोसीडिंग्स जो है कौन कौन दो पार्टी होती हैं, एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक होता है डिफेंस काउंसिल। ये दोनों लोग ही केवल काम करेंगे अपना क्रिमिनल लॉ के अंदर, यही दोनों लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं, ठीक है, और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अगर आगे फर्दर सेक्शंस में आपको बताऊंगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पे अगर कोई दूसरा वकील आ जाए, अपना प्राइवेट वकील आ जाए, वो काम कर सकता है। हाँ जी भाई कर सकता है, बट वो ना तो आर्ग्यूमेंट कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बट वो एक पीछे से पपेट होगा बस, ठीक है, बताऊंगा इस बारे में। अब ये जो कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स है भाई, ये कौन सा मैजिस्ट्रेट करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, सेकंड क्लास करेगा, अपना सीजीएम करेंगे या सेशन कोर्ट करेंगे या एडिशनल सेशन जज करेंगे, कौन करेगा? ठीक है, इसका भी अपना एक सेपरेट चैप्टर है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि इसको और डिटेल में जानने के लिए आप अगर शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते हो, ठीक है, आप अगर शेड्यूल नंबर 1 पढ़ते हो, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा शेड्यूल नंबर 1, ठीक है, हमारा सीआरपीसी का आप जब बेरक नीचे खोलोगे आपको शेड्यूल नंबर 1 दिख जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये भी बात मुझे समझ में आ जाती है, ठीक है, मुझे ये भी बात समझ में आ जाती है। और क्या मुझे समझ में आता है? अब इसके बाद कोर्ट क्या करता है? फिर कोर्ट अपना इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद चार्ज फ्रेम कर देगा, चोरी का चार्ज लगा देगा, डब्ल्यू के ऊपर चोरी का चार्ज लगा देगा। चोरी का चार्ज लगाने के बाद कोर्ट क्या, लाओ एविडेंस लेके आओ दोनों पार्टीज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आप अपने एविडेंस लाओ, डिफेंस काउंसिल साहब आप अपने एविडेंस लाओ, दोनों ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। अब दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे, आर्ग्यूमेंट करने के बाद कोर्ट का क्या फैसला आएगा? जजमेंट आएगा। अब जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट दो तरह का होता है, या तो जज साहब डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को सजा सुना देंगे चोरी की, हाँ है ना, या तो जजमेंट के ऊपर या तो डब्ल्यू को कन्विक्शन होगी, कन्विक्शन या कन्विक्शन का मतलब या तो डब्ल्यू अपराधी है, इसने बाइक चुराई है, या तो ये माना जाएगा, हाँ है ना, इसको बोलते हैं कन्विक्शन। या फिर जज साहब इसे एक्विटल कर देंगे कि भाई हमारे सबूतों के आधार पे ये पाया जाता है कि डब्ल्यू निर्दोष है, डब्ल्यू के द्वारा अपराध नहीं करा गया है, तो डब्ल्यू को बाइज्जत बरी करा जाता है, एक्विटल करा जाता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो जी, अब अगर मैं बोलूं कि डब्ल्यू को सजा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा, सजा होगी, कन्विक्शन होगी, ठीक है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है, याद रखना मेरी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। सेक्शन नंबर 379 ऑफ द आईपीसी के तहत डब्ल्यू को सजा हो जाती है, बात खत्म। फिर आती है दूसरी स्टेज जिसको बोलते हैं सेंटेंसिंग, किसको अब कितनी सजा होगी, 1 साल की दे, 2 साल की दे, मैक्सिमम तो 3 साल तक की होती है ना, या उससे कम की दे, और सिंपल इंप्रिजमेंट दे, रिगरस इंप्रिजमेंट दे। हालांकि चोरी के अपराध में रिगरस तो होती नहीं है, बट मैं आपको आगे फर्दर और कोई चार्ज, मर्डर का चार्ज लगाओ या कोई और चार्ज लगाओ, उसके बेसिस पे बता रहा हूं, तो हम उसको सिंपल इंप्रिजमेंट में डालें, रिगरस में डालें, काल कोठरी में बंद करें, पत्थर तुड़वाएं, क्या करें हम, ठीक है, ये सारी चीजें सेंटेंसिंग की स्टेज पे चेक करी जाती हैं, डील करी जाती हैं। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? सबको यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट हमारी क्लास में, कोई भी बच्चा हो ऐसा जिसको लगे कि सर मुझे डाउट है? एक भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रख के चलो सारी बातें। चलो जी, ये भी बात मेरे दिमाग में क्लियर हो गई। अब क्या होगा, मैजिस्ट्रेट कौन सा होगा ये मैं आपको बताऊंगा भाई। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें अलग अलग मैजिस्ट्रेट के बारे में बता रखा है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और शेड्यूल नंबर 1 में इस अपराध का कौन कॉग्निजेंस लेगा, चोरी का अपराध हुआ है तो कौन सा मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, भाई मुझे याद नहीं है, बट मैं जाऊंगा अपना शेड्यूल नंबर 1 में, वहां पे एक एक अपराध के बारे में क्लियर रूप से बता रखा है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, एक एक अपराध के बारे में एक एक अपना शेड्यूल बता रखा है कि अगर आप मर्डर करोगे, चोरी करोगे, कोई भी अपराध करोगे, आईपीसी के अंदर जितने अपराध मेंशन है तो क्या होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जी, ये भी बात क्लियर हो गई। अब ना कुछ अलग से हम बात करते हैं, ये मैंने कॉलम बनाया हुआ, ये वाला कॉलम, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई केस हमारा कब कब खत्म होता है। लो थोड़ा जूम मैं कर देता हूं, और जूम कर देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में ना क्लैरिटी रहेगी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं क्योंकि ज्यादातर चीज तो आप ये समझ चुके हो, मैं और जूम कर देता, दिखना है ना सबको सब कुछ। चलो चलो चलो, ये मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि अपना केस हमारा डिस्पोज ऑफ कैसे होता है, एक केस खत्म कैसे होता है। सबसे पहली बात, जैसे एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट आई है, पुलिस रिपोर्ट के बाद अपना मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, मैजिस्ट्रेट ने अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करी है और अपना चार्ज फ्रेम कर दिया है,
फिर मैजिस्ट्रेट साहब ने एविडेंसेस लिए हैं, आर्ग्यूमेंट हुए हैं, फिर अपना जजमेंट आया है। जजमेंट में जज साहब ने सारी चीजें अपनी कवर अप करी, एक एक पार्टी को एक एक मौका दिया। अंकित कह रहे सर जूम और कर दो, ठीक है भाई और जूम कर लेता हूं भाई, मैं और जूम कर लो। बाकी आपके पास नोट्स हैं भाई, आप अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में पूरा का पूरा जूम कर सकते हो। ये लो भाई और जूम कर दिया मैंने, बाकी मैं बताऊंगा भाई, टेंशन मत ले, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ तो ये अपना, तो पहली बात, जजमेंट ऑन मेरिट के ऊपर मेरा केस खत्म हो सकता है दोनों पार्टी को पक्षों पे सुनने के बाद में। समझ में आ रही है मेरी बात? जजमेंट ऑन मेरिट। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन क्या होता है? कंपाउंडिंग। आपको पता होगा सेक्शन नंबर 320 हमारा सीआरपीसी में, सेक्शन नंबर 320 हमारा जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग ऑफेंसेस? कंपाउंडिंग ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, छोटे मोटे अपराध हुए हैं, छोटे मोटे अपराध, ठीक है, छोटे मोटे अपराध हुए हैं। और उसमें क्या है, ए पार्टी विक्टिम है अपनी, एक पार्टी अपनी विक्टिम है और दूसरी पार्टी अपनी एक्यूज है, ठीक है। और छोटा मोटा अपराध हुआ और विक्टिम चाह रहा है चलो यार जज साहब मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, चलो जज साहब जाने दो, चलो जज साहब जाने दो। ऐसा भी हो सकता है, बताओ हाँ है ना? ए नाम के व्यक्ति को तरस आ जाए विक्टिम के ऊपर, सॉरी एक्यूज के ऊपर, विक्टिम को एक्यूज के ऊपर तरस आ जाए, तो ऐसे केस में इसका प्रोसीजर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको हम किस नाम से पुकारेंगे? ठीक है, इसको हम पुकारते हैं कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के बारे में, ठीक है। नहीं पैसे वैसे का काम तो ना प्ली बार्गेनिंग में चलता है, वैसे मेजर वाला काम नहीं है ना, प्ली बार्गेनिंग में चलता है पैसे वाले को तो काम, ठीक है। हाँ वो आउटसाइड आप जो भी समझ लो, आउटसाइड पैसे वैसे ले लो, वो बात अलग है भाई, बट मुद्दे की बात समझो ना। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस सबको क्लियर समझ में आ गया? कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का क्या रोल है? उससे भी तो मेरा केस खत्म हो रहा है। जज साहब कहेंगे भाई चल ठीक है, तुम दोनों की अपनी आपसी बात है, मैं कौन होता हूं? सेक्शन 320 में ऑफेंसेस बता रखे हैं, केवल उन्हीं ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग ऑफेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते मर्डर हो गया, मर्डर में तुम कंपाउंडिंग ऑफेंस में लिया है, सॉरी नो, नॉट पॉसिबल। सेक्शन 320 में अपनी एक टेबल बता रखी है, टेबल बनाई हुई है भैया, इस टेबल में जो अपराध लिखे हुए हैं केवल और केवल उन्हीं का कंपाउंडिंग ऑफेंस होगा, और कोई भी ऑफेंस का अपना कंपाउंडिंग नहीं हो सकता है। याद रखना मेरी बात, क्लियर हो गई मेरी बात? कहीं तुम सोचो तो आज मर्डर कर देता हूं, चलो यार पार्टी को पैसे खिला दूंगा मैं, विक्टिम के परिवार वालों को पैसे खिला दूंगा, काम बन जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मर्डर जो है कंपाउंडिंग में हमारा मेंशन नहीं करा हुआ है, नहीं करा हुआ है, नहीं करा हुआ है। चलो ये भी बात क्लियर हो गई। और क्या होता है प्ली बार्गेनिंग? अब ये प्ली बार्गेनिंग मतलब, बार्गेनिंग से तुम्हें समझ में आ रहा होगा तोल भाव, भैया इतना नहीं इतना ले लो। अरे सर जैसा इतना में सजा मत दो यार, जैसा थोड़ी कम सजा कर दो, मैं पार्टी से बात कर रहा हूं ना, पार्टी से मेरे को बात करने दो, पार्टी एग्री होती रही है जैसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। ये भी एक तरह से कंपाउंडिंग वाला होता है, बट इसके अंदर पूरी तरह से सजा खत्म नहीं होती। प्ली बार्गेनिंग में पूरी तरह से सजा खत्म नहीं होती, ये पहले नहीं था। सीआरपीसी 1973 जब हमारा बना था, प्ली बार्गेनिंग नाम का कंसेप्ट पहले नहीं था, इसको 2005 में ऐड करा गया था, ठीक है। सेक्शन नंबर 265A, सेक्शन नंबर 265L तक हमारा ये टॉपिक होता है। सेक्शन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 21A एडेड इन 2005, सेक्शन नंबर 265A से लेकर 265L तक आता है। याद हो गई ये चीजें? बताओ कोई हमारी क्लास में बच्चा जिसको याद ना हो? भाई याद करते रहो ये साथ साथ, मैंने जब भी कहा था मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए, जितनी ज्यादा याद करोगे जितना ज्यादा रिकॉल करोगे। अच्छा मैं आपको ना क्लास खत्म होगी ना जब, मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे पढ़ना तुम, ठीक है। बस इस तरीके को फॉलो करोगे ना, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, मेरे को याद दिला देना बस कि सर रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे इसका आप लोग रिमाइंड करा देना कि सर रिवीजन कैसे करते हैं, ये बता देना मैं, ठीक है। चलो फिर आता है केस खत्म होने का विड्रॉल फ्रॉम प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इसका मतलब क्या होता है? एक नेता है, ए नाम का व्यक्ति एक नेता है, नेता, इसके ऊपर केस दर्ज हुआ एक, ठीक है। किसने दर्ज कराया? बी नाम का नेता अपोजिशन ने या रूलिंग पार्टी ने, मान लो रूलिंग पार्टी ने इसके ऊपर केस दर्ज करा दिया, ठीक है। ए नाम का व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अगली बार नेता रूलिंग पार्टी बन गया, अगले इलेक्शन में नेता रूलिंग पार्टी बन गया। अब नेता क्या करेगा? अपने केस को विड्रॉ करा लेगा, हाँ है ना, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। भाई आजकल जैसा हो रहा है ना, मैंने उसी के बेसिस पे आपको एग्जांपल दिया, समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का काम इसलिए होता है, मोटी मोटी बात आप ये समझ लो, सरकार का रोल होता है सारा का सारा। सरकार अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फोन करती है,
सरकार अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को फोन करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो तुमने एक्स नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस डाला हुआ है ना, उसको वापसी ले लो, उसको वापसी ले लो। फिर प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाता है कोर्ट में, एप्लीकेशन लगाता है सेक्शन नंबर 321 ऑफ द सीआरपीसी की, और अपना केस को वापसी ले लेते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। नहीं समझे? ठीक है, ये होता है भाई। देखो रियलिटी भी बता रहा हूं, रियलिटी भी ऐसी होती है। आप जब जज बनोगे आपको भी यही चीजें डील करने को मिलेंगी, आपको सब कुछ पता होगा, अरे भाई वापसी हो रहा है केस, सब कुछ पता होगा, आप तब भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? रियलिटी है भाई, प्रोसीजर है, यू हैव टू फॉलो। बट यहाँ पे आपके पास जज के पास ना पावर होती है, जज के पास भी पावर होती है, वो तभी बताऊंगा 321 जब हम पढ़ेंगे ना, जज के पास क्या पावर होती है वो बताऊंगा मैं आपको। एक होता है हमारे केस का तो अबेटमेंट, सेक्शन नंबर 394। भाई एक बात बताओ, ए नाम के व्यक्ति ने चोरी करी थी बाइक की, हाँ है ना, हमारे केस में चोरी करी थी ना इसने, ए नहीं था डब्ल्यू था, डब्ल्यू ने करी थी ना, हाँ डब्ल्यू ने करी थी। तुम लोग मेरे को नाम याद नहीं दिलाते यार, तुम लोग मुझे नाम याद नहीं दिलाते, वेरी बैड। डब्ल्यू ने अपना चोरी करी थी। अब जब चोरी करी थी डब्ल्यू नाम के व्यक्ति ने, भाई साहब डब्ल्यू नाम के व्यक्ति ने जब चोरी करी थी, अब ये मान लेते मर गया, अब किसको सजा दोगे बताओ? किसको सजा दोगे? एक्स के बच्चों को दोगे? भाई एक्स के बच्चों ने तो अपराध करा ही नहीं, किसको सजा दोगे? इसको बोलते हैं अबेटमेंट हो गया भाई। अब केस अबेटमेंट, अबेटमेंट अबेटमेंट नहीं है, अबेटमेंट नहीं है, अबेट है। अबेट अबेट में फर्क है। अबेट हमारा उकसाना होता है, इंस्टिगेशन करना होता है, ठीक है। अबेटमेंट मतलब मर जाना होता है कि पार्टी मर गई है, अब किसको सजा दोगे भाई? सिविल केस होता तो चलो ठीक है, सिविल केस तो अपने चलते रहते हैं मरने के बाद भी, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं ना, उसी टाइम बंद हो जाते हैं, केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ये जब एक्यूज ही मर गया तो किसको सजा दोगे यार? कॉमन सेंस की बात है। एक पार्डन का प्रोसीजर होता है, बट पार्डन का ना हमारा एज सच सीआरपीसी से लिंक नहीं करता, मोटा मोटा, ठीक है। बट मैंने डाल दिया, केस खत्म पार्डन से भी हो जाता है, जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? पिक्चर क्लियर हुई? ठीक है, फिर और क्लियर करते हैं पिक्चर यार तुम्हारी, मैं और पिक्चर आपकी क्लियर कर देता हूँ। एक मैंने ये भी क्वेश्चन बना रखा है आप लोगों के लिए, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा हम। एक मैंने आप लोगों के लिए ये भी बना रखा है। इसके अंदर क्या है ना, हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं सर। जो फाइन होगा वो नहीं रहेगा क्या वो मर जाने के बाद? देखो रश्मिता, फाइन कब लगता है पहले तो ये बताओ, फाइन कब लगता है? फाइन लगता है जब एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन होती है, ठीक है। अब कन्विक्शन कब होगी? जब बंदा जिंदा होगा, जब बंदा जिंदा होगा। अब बंदा ही मर गया यार, ट्रायल के दौरान बंदा ही मर गया, तो कन्विक्शन किस बात की? कन्विक्शन होगी ही नहीं। इससे पहले क्या हो जाएगा? केस अबेट हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अबेट हो जाएगा, सूट सूट अबेट हो जाएगा। आप कह रही हो फाइन, फाइन कब होती है? पहले कन्विक्शन होगी ना, कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग होगी, सेंटेंसिंग पे डिसाइड करा जाएगा कि फाइन दे या ना दे, हाँ है ना। अब बंदा ही नहीं है तो कन्विक्शन किस बात की? अब कन्विक्शन नहीं हुई तो सेंटेंसिंग नहीं होगी, सेंटेंसिंग नहीं हुई तो फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं। हाँ, अब ये ना मैंने 4 बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये 4 बातें मैंने क्यों लिखी हुई है? हमारे सीआरपीसी के अंदर एक अलग सा कंसेप्ट भी बता रखा है कि भाई जो लोग अनसाउंड माइंड होते हैं, दिमागी तौर से जो ठीक नहीं होते, दिमागी तौर से जो फिट नहीं होते, उनके साथ हमारा सीआरपीसी का क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए भी प्रोसीजर हमारे कानून में है। चैप्टर नंबर 25 सेक्शन नंबर 328 से 329। और अगर कोई भी आपने अपराध करा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, मतलब कोर्ट में बदतमीजी कर रहे हो भाई, खड़े होके तुम कोर्ट में बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट के साथ बदतमीजी कर रहे हो, सर आइदर पार्टी डेथ देन द केस विल बी अबेट। अंकित कह रहे हैं सर आइदर पार्टी, आइदर पार्टी का मतलब विक्टिम मर गया भाई, विक्टिम का तो मर्डर हो गया भाई, विक्टिम का तो मर्डर हो ही गया, वो तो मर ही गया बेचारा, मेन रोल होता है एक्यूज के साथ में। नहीं समझे अंकित? विक्टिम अगर विक्टिम तो मरा हुआ है ऑलरेडी, वो उसके तो घर वाले लड़ ही रहे हैं इसको जेल पहुंचाने के लिए, समझ गए? हाँ, बट डाउट आपके क्वेश्चन बढ़िया था वैसे अंकित, और बच्चों के मन में भी ये डाउट आएगा, ठीक है। आपके मन में जो डाउट रहा करे ना, वो अपने डाउट आप उठाया करो। उससे क्या है कि आपके एक डाउट की वजह से, आपके एक डाउट की वजह से बाकी किसी के मन में भी वो पॉइंट आ रहा होगा, वो पूछ नहीं पा रहा होगा, उसको क्लियर हो जाता है। जितने भी मन में आपके पॉइंट्स आया करेंगे, आप लोग वो पॉइंट उठाया करो, बहुत फायदा रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलो अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कोर्ट में खड़े होके जज को गालियां दे रहा है कि जज साहब आप तो पागल हो, जज साहब आप तो ये हो, क्या ये अपराध है अपने आप में? बिल्कुल अपराध है। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? इसके लिए चैप्टर नंबर 26 हमारे को बता रखा है, 340 से लेके 352, ठीक है, 340 से लेके 352।
फिर एक केस से देखो मेरे को लगा ये जज बिका हुआ है, ये जज मेरा केस ढंग से सुन नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट, ठीक है, स्टेट वर्सेस अपना डब्ल्यू। बिल्कुल अंकित जी, बिल्कुल आपके जो भी डाउट है ना, मैं तो बिल्कुल इसको प्रायोरिटी पे रखूंगा, क्योंकि मेरे को आपका डाउट बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना बहुत लोगों के मन में आते हैं, जो नए नए सीआरपीसी जब पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पहले की पहले ही अब वो क्लियर करके चलो ना, दिमाग में क्लैरिटी रहती है बिल्कुल। और स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होते ना, फिर दिक्कत रहती है भाई फिर। ठीक है, चलो स्टेट वर्सेस डब्ल्यू का केस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ इन दोनों को सुन रहे हैं एक जज, जज बोल लो या मैजिस्ट्रेट बोल लो, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो केस चल रहा था, जज जो है ना फेवरिज्म स्टेट पे ज्यादा कर रहा है, डब्ल्यू को ना तो सुनने का मौका दे रहा, ना ही एडजर्नमेंट दे रहा, ठीक है, ना ही एडजर्नमेंट दे रहे हैं जज साहब, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे। तो एक तरह से फेवरिज्म दिख रहा है, डब्ल्यू को लग रहा है भाई ये जज तो यार बिक चुका है, ये जज मेरी बात ढंग से नहीं मान रहा, मेरे को सुनने का मौका नहीं दे रहा, मेरे केस को मेरिट पे नहीं सुन रहे हैं, मेरे आर्गुमेंट्स को रिकॉर्ड में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है यार, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है यार, मैं पागल थोड़ी ना यहाँ पे। तो यहाँ पे डब्ल्यू के पास अधिकार है ऊपर वाली अदालत में, इनसे ऊपर वाली अदालत में ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन लगाने का, जैसा आप मेरा केस ट्रांसफर करा जाए, मेरा केस ट्रांसफर करा जाए, मैं इन जज साहब के पास नहीं सुनूंगा केस, सुनवाई करूंगा, ये जज मेरी बात सुनते ही नहीं यार, ठीक है। तो इसके लिए भी चैप्टर नंबर 31 हमारा पिक्चर में आ रखा है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस वालों ने शराब की बोतलें, जैसे शराब की बोतलें सीज करके रख लेती है ना, गोदाम के गोदाम सीज कर लिए, पेटियां की पेटियां शराब की बोतलों की सीज कर ली, देखा होगा आपने, है ना। या फिर ड्रग्स, पुलिस ने क्या करा, एक्यूज को जब अरेस्ट करा होगा, ठीक है, एक्यूज को जब अरेस्ट करा होगा, जब मैंने कहा था ना, आपको बताया था, जब एक्यूज को अरेस्ट करा जाता है तो एक्यूज की पूरी बॉडी की छानबीन, वो कहां रहता है जहां पे इसको पकड़ा गया, ठीक है, उसको सीज, उसके पास से जो भी सामान मिलता है वो सीज करा जाता है। एक्यूज के पास से ये सामान मिला, शराब की बोतलें और ड्रग्स, ठीक है। कोर्ट ने एक्यूज पर्सन को जेल दे दी, जेल में भेज दिया, जेल सुना दी, जितने टाइम के लिए 1 साल की जेल सुना दी होगी। एक्यूज 1 साल की जेल काट के आया और एक्यूज पे कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगाता है, जज साहब आपने देखो, आपने मुझे जिसके लिए पनिशमेंट देनी थी मैं तो वो सजा काट के आ गया, जज साहब आपने जो मेरी शराब की बोतलें, अल्कोहल की बॉटल्स जो आपने मेरी सीज करी थी, अब तो दे दो यार वो मुझे, मैं तो सजा तो काट के आ गया हूँ। जज साहब जो ड्रग्स मेरे आपने सीज करके रखे हुए थे ना पुलिस ने, जज साहब अब तो दे दो, जो आपने मुझे सजा दी थी वो तो मैं काट के आ गया, लेकिन अब मुझे ड्रग्स की थैली जो मेरी आपके पुड़िया जो आपने पास रखी थी वो दे दो प्लीज, या जो मेरी लीकर, इतनी सारी लीकर जो मेरी सीज कर, अब बताओ क्या यहाँ पे देनी चाहिए, खुद बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, क्या देनी चाहिए? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर आपने मूवीज में देखा होगा या न्यूज चैनल्स में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, पुलिस वाले क्या करते हैं, बुलडोजर से, ये बुलडोजर हो गया हमारा, आप सोच रहे होंगे सर आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है, इतनी बढ़िया ड्राइंग तो आपने कभी जीवन में नहीं देखी सर, हमने, मैंने भी नहीं देखी, ठीक है। तो ये बुलडोजर चला के सारी बोतल को कुचला जाता है, हाँ है ना, आपने मूवीज में देखा होगा ये, कि बुलडोजर चला के सारी बॉटल्स को कुचला जा रहा है, न्यूज चैनल्स में देखा होगा सारी बॉटल्स को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल्कुल। ये डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी का हमारा चैप्टर नंबर 34 का यही रोल होता है, यही मेजर पॉइंट होता है जो हमें पता होना जरूरी है। नहीं समझे? ये ड्रग्स को जला देते हैं, फेंक देते हैं, फेंकते तो नहीं है, मतलब जला देते हैं ऐसे, इसको फायर आग लगा के जला देते हैं ऐसे, ठीक है। और बॉटल्स को आपको मैंने बता ही दिया, या नालियों में गिर देते हैं, ठीक है। शिवानी कह रही है सर रियल रियल में डिस्ट्रॉय नहीं होता, भाई देखो कुछ तो होता है यार, कुछ तो डिस्ट्रॉय होता है, तो दिखाना भी तो पड़ता है ना मीडिया के आगे, दिखाएंगे नहीं, ऑन रिकॉर्ड करेंगे नहीं, भले ही सब कुछ ना करे लेकिन कुछ तो करेंगे ना यार डिस्ट्रॉय, दिखाने के लिए। 100 बॉटल निकली तो 100 में से 50 डिस्ट्रॉय कर दो, क्या दिक्कत है, 50 अपने पास आ गई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब रियलिटी हमें तो पता नहीं भाई, जो सिस्टम में है वही लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, हम तो आम आदमी हैं, हमें तो अपना व्हीकल तो भाई अपने माल खाने में पड़े रहते हैं ना भाई, अंकित जी माल खाने में व्हीकल पड़े रहते हैं, अंकित जी माल खाने में व्हीकल पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, ठीक है, जब तक केस सॉल्व नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता, जब तक कोर्ट उन्हें रिलीज करने का ऑर्डर नहीं देता, वो माल खाने में यूं ही पड़े रहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे हम बाद में आगे चल के। तो ये चार्ट आपको समझ में आया? अब बताओ इस चार्ट में सारे राज छुपे हैं नहीं छुपे? एक और राज छुपा है इस चार्ट में, एक छोटा सा राज और छुपा हुआ है जो हमने अभी तक बात नहीं करी, एक और राज बताता हूं मैं आप लोगों को। ये दिख रहा है आपको, प्रिवेंटिव ऑफेंसेस,
ये है इसमें प्री कमीशन ऑफेंसेस। ठीक है अंकित तिवारी जी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको वकील साहब बता पाएंगे, जो भी वकील साहब अपने प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपको ये चीज बता पाएंगे कि ये एप्लीकेशन कब लगेगी, कौन सी कोर्ट में लगेगी, कैसे ड्राफ्ट करनी होगी, ये आपको वकील साहब बता पाएंगे। एग्जाम के अंदर आपसे ये नहीं कि कभी पूछा जाएगा कि हाँ जी अंकित जी बताना जरा फौजदारी एप्लीकेशन कैसे लगेगी। ठीक है, हाँ ये होता है हमारा प्रैक्टिस, ये आपको वकील साहब बताएंगे। जब भी बोलते हैं ना इंटर्नशिप में ये सारी चीजें सिखाते हैं वकील साहब, बट वो प्रैक्टिकली आप लोग अच्छे से जानते हो कौन वकील साहब सिखाते हैं कौन नहीं सिखाते। ठीक है, वकील साहब को खुद को नहीं पता होता, पहली बात तो ये है। ठीक है, वो आपको क्या सिखाएंगे, ऐसा है भाई रियलिटी। इसलिए कहता हूँ इंटर्नशिप के लिए अच्छा वकील ढूंढा करो। नहीं नहीं अंकित जी, मैं तो अपना पॉइंट बता रहा हूँ ना, अपना पॉइंट बता रहा हूँ। चलो मुद्दे पे आते हैं। प्री कमीशन ऑफेंसेस, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना प्रिवेंटिव ऑफेंसेस के बारे में, आप लोगों को याद होगा प्रिवेंटिव ऑफेंसेस के बारे में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी। तो ये प्रिवेंटिव ऑफेंसेस के बारे में जो मैंने आपको चीज सिखाई थी ना, वो ये वाला प्रोसीजर था, चैप्टर नंबर 11 और सेक्शन 151 का भी मैंने जिक्र करा था, जहां पुलिस उठा लेती है, 151 में अरेस्ट होता है, 149 में वार्निंग दी जाती है। ठीक है, 149 से 153 के अंदर। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, इसके अंदर प्रिवेंटिव अरेस्ट, अपराध करने से रोकने के लिए अरेस्ट कर लो, पब्लिक ऑर्डर खराब पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो। ठीक है, धारा 144 वाला जो होता है, ये चैप्टर नंबर 10 में होता है, सेक्शन नंबर 129 से लेके 148 के अंदर। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं इसके बारे में, छोटी सी स्टोरी है। कुछ ना दोस्त लोग गोवा गए घूमने के लिए, ए नाम का व्यक्ति गोवा गया घूमने, बी नाम का व्यक्ति गोवा गया घूमने, सी नाम का व्यक्ति गोवा गया घूमने। ठीक है, ये तीनों लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छी अधिकारी नौकरी पे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बीच पे थोड़ा ड्रिंक वगैरह कर ली इन्होंने, और इन्होंने देखा भाई थोड़े अपना अच्छा इनको माहौल दिखा, तो यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति क्या करना, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा बिहेवियर कर रहा था। जो वहां पे फीमेल्स थी उनके पास ऐसे जाके अपना सेल्फी लेने के लिए, अपना की फोटो लेने की थोड़ी ऐसी हरकतें कर रहा था, थोड़ा परेशान कर रहा था। जो फीमेल्स वहां पे थी, बी नाम का व्यक्ति थोड़ा सा उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था, तो फीमेल ने क्या करा, बी नाम के व्यक्ति के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर दी। पुलिस आई, बी नाम के व्यक्ति को उठा के लेके गई। ठीक है, बी नाम के व्यक्ति को उठा के लेके गई। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर अपना, एक सेकंड जरा, अरे यार कौन है ये, ठीक है, फिर अरेस्ट करके लेके गई। फिर ए और सी से छुड़ाने पहुंचे, तो अब आपको बताइए, तो छोटा सा अपराध है, ब्रीच ऑफ पीस वाला मैं बोल सकता हूँ, पीस एंड गुड बिहेवियर का वाला, सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ पीस वाला अपराध है ये, बदतमीजी करना अपना पब्लिक प्लेस में। हाँ है ना, कोई इतना बड़ा अपराध तो है नहीं। तो इसकी जो कार्रवाई है, बी नाम के व्यक्ति की जो कार्रवाई है ना, बी नाम के व्यक्ति की जो कार्रवाई है, वो चलेगी अपना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास चलेगी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के पास चलेगी, जो कि अपने डीएम होते हैं, जो कि अपने एसडीएम होते हैं। हालांकि ये भी अपना एग्जीक्यूटिव पावर है, ये भी अपना एग्जीक्यूटिव पावर है। क्यों है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑफेंसेस है, प्रिवेंटिव ऑफेंसेस में एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले होता है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स का रोल प्ले होता है। सबको क्लियर हो रहा है ना? चलो, तो ऐसे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है ना, डीएम एसडीएम, फिर क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 106, 107, 108 के तौर पे बोल देते, देख बिना के व्यक्ति अगली बार से बदतमीजी मत करियो, अगर तूने अगली बार से बदतमीजी करी तो तेरे को जेल में बंद कर देंगे हम, अभी तो फाइन भर के जा। फाइन नहीं बोलते इसे एक बोलते हैं बॉन्ड भर के जाओ। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब कि जैसा मैं आपको सच सच बोलता हूं, आगे से मैं ऐसे बदतमीजी नहीं करूंगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, एक तरीके से बॉन्ड, मैं पैसे जमा करा रहा हूं आपको, बॉन्ड जमा करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो फिर डीएम साहब ये बॉन्ड लेने के बाद रिलीज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ, बॉन्ड होता है ये जो अपना इशू करा जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन क्लास का सफर। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ, मजा आया नहीं आया, मजा आया या नहीं आया? एक आखिरी चीज मुझे और मन कर रहा है, मैं 5 मिनट दोगे मुझे 5 मिनट दोगे बस, एक 5 मिनट की एक चीज और बतानी है मुझे, थोड़ा मेरे दिमाग को संतुष्टि मिल जाएगी। बिल्कुल अंकित तिवारी जी, बिल्कुल लगेगी, ऊपर वाली अदालत में सेशन कोर्ट में लगेगी। हाँ रिवीजन का बताना है ना मुझे, हाँ रिवीजन का बताना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो मैं रिवीजन का बता देता हूँ पहले।
ठीक है, पहले मैं रिवीजन का बता देता हूँ। जैसे कि आज हमारी क्लास हुई है 26/12/2023 को, और मान लेते हैं मैं रात को 12 बजे सोने जाता हूं, या ठीक है जितने बजे भी मैं सोने जाता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मैं 12 बजे सोने जाता हूं, तो मैं 10 बजे क्या करूंगा, 10 बजे केवल और केवल मैं आधा घंटा क्या करूंगा, जितना भी सर ने मुझे आज पढ़ाया है, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे को अपना रिवीजन करना है। मेरे को भले ही 2 लाइन पढ़ाई हो या 10 लाइन पढ़ाई हो, मुझे आधा घंटा देना है। आधा घंटा मैं किस लिए दे रहा हूं भाई, मैं रिवीजन तो 10 मिनट में कर सकता हूं, नहीं, बट मुझे आधा घंटा देना है। ठीक है, मुझे आधा घंटा देना है, क्यों, भले ही मेरी 10 मिनट में खत्म हो रही है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक करके मैं दोबारा रिवाइज करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा रिवाइज करूंगा, टोटल मुझे 3 बार ही रिवाइज करना है अगर मेरे 10 मिनट में खत्म हो रहा है तो। आधा घंटा मेरे को अपना रिवीजन पे देना है। चलो जी ठीक है, खत्म हो गई, मैं कॉपी बंद करके अपना रख दूंगा, सो जाऊंगा, बात करिए, मोबाइल चला लूंगा, जो ठीक मेरे को लगेगा। 27 दिसंबर को मेरी दूसरी क्लास हुई, ठीक है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर मैं 26 तारीख की क्लास का रिवाइज करूंगा, ठीक है, और 25 मिनट मैं किस पे ध्यान दूंगा अपना, 25 मिनट कौन सी क्लास का मैं ध्यान दूंगा, अपना 27 तारीख वाली क्लास का, ठीक है। चलो जी, 28 तारीख को मेरी क्लास हुई, 5 मिनट मैं किस पे दूंगा, 5 मिनट ले लो या 10 मिनट ले लो, 5-10 मिनट कौन सी क्लास पे दूंगा, 26 तारीख, मैं दूंगा अपना 10 मिनट 27 तारीख वाली क्लास में, एंड 15 से 20 मिनट मैं 28 तारीख वाली क्लास को दूंगा। समझ में आ गई। चलो जी, 29 तारीख को मेरी क्लास हुई, 3 मिनट, 3 से 5 मिनट मैं किस पे दूंगा, 26 तारीख वाली क्लास को दूंगा। 10 मिनट, 5 या 7 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम 27 तारीख वाली क्लास को दूंगा। 28 तारीख क्लास को मेरे को 10 मिनट देने हैं, एंड मेरे को 15 मिनट 29 तारीख वाली क्लास को देने हैं। समझ गए। 30 तारीख को मेरी क्लास होगी, तो मेरे को, आप खुद अपना एनालाइज आओगे, 1 मिनट के अंदर अंदर आप 26 तारीख वाली क्लास का रिवाइज कर लोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर आप 27 तारीख वाली क्लास का रिवाइज कर लोगे। ये मेरे से लिख के ले लो आप लोग, ये मेरे से लिख के ले लो, अगर मैं झूठ बोलूं ये बात को करके देख लेना, पहले मेरी बात पे आज भरोसा नहीं होगा, लेकिन 30 तारीख तक ये करके देख लेना। मैं जो बोल रहा हूं आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखें बंद करके रिकैप्चुलेट करते रहोगे। रिकैप्चुलेट मतलब रिवाइज करते रहोगे कि पहले पेज पे ये लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे ये लिखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में कॉपी छप जाएगी पूरी, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ही पूरी कॉपी छप जाएगी। अच्छा अच्छा, ये पेज, ये जो बात लिखी हुई है इसके लिए नेक्स्ट पेज मेरे को पलटना है, दिमाग में तुम पेज पलटने लगोगे अपना कॉपी पे। नहीं समझे मेरी बात। ऐसे ही आपके टोटल प्रोसेस पर डे का 30 मिनट्स जाएंगे, 30 to 40 मिनट जाएंगे पर डे, आपके 30 to 40 मिनट्स जाएंगे आपका पूरा रिवाइज करने में, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं देना भाई, ठीक है। 30 to 40 मिनट्स आपके पर डे आपको देने हैं, बस इतना काम कर लो बस जीवन में, ना सफलता मिले, ना प्रोविजन, तुम्हारे को सेक्शन याद नहीं हो रहे, केस लॉ याद नहीं हो रहे, कुछ याद नहीं हो रहा भैया, ये एक मंत्र है, ये दवाई मान लो, ये दवाई है, बस इतना करके देख लो जीवन में, और कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। हाँ जी अंकित भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बस एक ये छोटी सी चीज कर लो भाई, जीवन में आपको, मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूं, आपको कभी डिफिकल्टी आएगी नहीं, करके देखना भाई। 30 तारीख का टाइम दे रहा हूं मैं तो तुम्हें, बस 30 तारीख, बस 30 दिसंबर 2023, तुम्हारे से 26 तारीख का पूछूंगा ना, अच्छा 26 को हमने क्या पढ़ा था, फराटेदार बता दोगे सर, आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये बताया था, फिर इसके बाद आपने, मेरे को भी याद नहीं है ठीक है, फिर आपने ये बताया था, इन्फोर्समेंट डेट बताई थी, फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया था, फिर आपने क्रिमिनल केस को एग्जांपल दिया था, और उसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया था। प्रोसीजर में सर आपने जो है चार्ट बनवाया था, चार्ट में हमने सबसे पहले पुलिस की बात करी थी, फिर हमने अरेस्ट की बात करी थी, फिर हमने कोर्ट की बात करी थी, फिर हमने जजमेंट की बात करी थी, फिर हमने जो है केस डिस्पोज ऑफ कैसे होता है उसकी बात करी थी, फिर हमने कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं उनके बारे में भी बात करी थी, फिर सर हमने प्रिवेंटिव अरेस्ट के बारे में बात करी थी, उसका चैप्टर नंबर सर ये है, उसका सेक्शन ये है। नहीं समझे मेरी बात, बस ठीक है। वैसे ना मेरा मन तो एक और चीज का था आपको बताने के लिए, बट स्टिल यार दिखाता हूं मैं, चलो तुम्हें,
ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में, मैं आपको सोच रहा था बताऊं थोड़ा, ठीक है, बट मैं ये कल की क्लास में बताऊंगा, अभी आपके लिए ओवरलोड जाएगा। इतना पढ़ो बस, एग्जीक्यूटिव के बारे में बता ही चुका हूं, आपको इजी लगेगा, बट इतना पढ़ो आपको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा। हर क्लास के आपको नोट्स मिल जाया करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको आएगी नहीं, याद रखना। और अपना जैसे ही हमारा कोई एक मेजर टॉपिक खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा मेजर टॉपिक ये खत्म होगा, मैं उसके आपको मेंस का टेस्ट लिया करूंगा, ठीक है, याद रखना मेरी बात, आपका मेंस का टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। हाँ, रंजीत जी आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा ना, आप उसमें देख लेना, क्योंकि मेरे को पता है ना इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें बनानी है, इसीलिए अभी बच्चों को मतलब एक डोज देनी होती है ना, जितना डोज पर क्लास का रहेगा उतना बेस्ट है, ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और मात्र 5 या 7 दिन के अंदर अंदर पूरा सीआरपीसी का आपको इंट्रोडक्शन देके पूरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार सीआरपीसी नाम की एक चीज होती है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बना रखा है, ये देखो, ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको सीआरपीसी का ही बना रखा है, भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे बारे में। ये देखो पुलिस का क्या क्या रोल होता है हमारा सीआरपीसी के अंदर, ये पूरा बना के मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये देखो कि हमारे बेल्स के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, मैंने ये आपके लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना, समझ गए मेरी बात। ट्रांजिस्ट बेल का अपना कॉन्सेप्ट है, गौतम नालाखा केस इसका पॉपुलर केस है, वगैरह वगैरह, समझ गए। टाइम रहते मैं आपको चीजें समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी होती है, याद रखना, टेंशन लेनी नहीं होती है, टेंशन देनी होती है हमेशा। और जैसा रिवीजन करने का तुम्हारे को तरीका बताया है, 30 तारीख तक फॉलो कर लो, 31 को तो छुट्टी है संडे को, 1 जनवरी को आप लोग मुझे बोलोगे सर बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा सभी लोगों को, एंड चीजें समझ में आई होंगी। हमारी सेकंड रिवीजन क्लास कल होगी, जैसे आप लोगों ने आज ज्वाइन करा, ये याद रखना भाई, ये अपना ये कंपैरिजन टेबल आपको याद है ना, सब लोगों को कंपैरिजन टेबल मिल गई थी, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाली थी और अपना एप्लीकेशन पे भी डाल रखी है, ठीक है, ये देख लेना। इतनी टेंशन मत ले भाई बीएनएसएस के बारे में, पहले सीआरपीसी पढ़ लो अच्छे से, काम हो जाएगा बीएनएसएस का भी। मैं क्या रहा हूं ना, आपको जबान दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, मैं आपको जबान दे रहा हूं इस बात की, सीआरपीसी पढ़ने के बाद आपको बीएनएसएस चुटकियों में समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें होंगी वो देख लेंगे बाद में, यूट्यूब पे मैं सेशन ले लिया करूंगा इसके लिए, उसकी टेंशन मत लियो, ठीक है जी। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।